आज कक्षा 11 रसायन विज्ञान में तीसरा चैप्टर तीसरा है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये पूरे चैप्टर का नाम है। रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं वैलेंसी। वैलेंसी को हिंदी में संयोजकता कहते हैं। तो संयोजकता जो है, किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। वैलेंसी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग फ्रैंकलैंड ने वैलेंसी शब्द का प्रयोग किया था। वैलेंसी शब्द का मतलब होता है कॉम्बिनेशन कैपेसिटी। कॉम्बिनेशन कैपेसिटी या कॉम्बिनेशन पावर, जिसे हिंदी में कहते हैं संयोजन क्षमता। यानी संयोजन क्षमता का मतलब है किसी तत्व की दूसरे तत्व से संयोग करने की कितनी क्षमता है। इससे पहले अभी हमने प्योरिटी टेबल में अक्रिय गैसें जो ग्रुप 18 के एलिमेंट थे उनके बारे में पढ़ा था कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनके जो आउटर सेल होते हैं वो पूर्णतः भरे होते हैं। अब जो इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस में कौन थी? हीलियम थी, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो 2, 10, 18, 36, 54 और 86। अगर इनके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2, 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 2s2 और 2p6, 1s2, इसी प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 5s2, 5p6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 6s2 और 6p6। कहने का मतलब यह है कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं उसमें हीलियम को छोड़ करके, यानी हीलियम के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 2 होता है और 1s2। 1s2 का मतलब पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कोष के अकॉर्डिंग है और ये एनर्जी लेवल मीन ऊर्जा के बढ़ते क्रम से। 10 नियॉन में अगर हम सेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 8। इसी प्रकार से आर्गन का आता है 2, 8, 8 और क्रिप्टन का 2, 8, 18, 8, 2, 8, 18, 18, 8, 2, 8, 18, 32, 18 और 8। कहने का मतलब यह है कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं इनमें हीलियम को छोड़ करके बाकी सभी गैसों के बाह्यतम कोशों में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम का पहला कोश होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो पूर्ण भरा होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक जो संरचना होती है वो स्थायी होती है। और वो सभी तत्व जिनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी सब स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है। तो इनर्ट गैसेस जो होती हैं, जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, इनके सबके स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं होती हैं, अर्थात ये किसी से रासायनिक संयोग नहीं करते। विशेष परिस्थितियों में जाकर के क्रिप्टन और जेनॉन के यौगिकों की खोज हो चुकी है, मगर वो एक विशेष परिस्थितियों में, नॉर्मल कंडीशन में जो हैं ये सब इनर्ट गैसेस होते हैं। तो जितने भी आवर्त सारणी में जो एलिमेंट्स हैं वे सभी तत्व जो होते हैं अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को साझा करके और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना अर्थात नियरेस्ट इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाने का प्रयत्न करते हैं। अब इसमें एक रूल होता है ऑक्टेट रूल, जिसे हम अष्टक नियम कहते हैं। ऑक्टेट रूल क्या है?
कि प्रत्येक तत्व अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने की प्रवृत्ति रखता है। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना स्थायी हो जाती है। स्थायी का मतलब वो किसी से फिर रासायनिक संयोग नहीं करता। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट वैलेंसी ऑफ वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी जो है वो कौशल और लुईस नाम के वैज्ञानिकों ने इसे प्रपोज किया था। कौशल और लुईस ने इन्होंने बताया कि जो तत्व जो होते हैं उनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर डिपेंड करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर उन तत्वों के गुण जो होते हैं निर्भर करते हैं। हमने पीरियोडिक टेबल में भी इस बात को पढ़ा है। तो तत्व जो होता है वो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना किस प्रकार से करता है, तो इसकी मैं वैलेंसी का जो संयोजकता सिद्धांत है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट जो है वो वैलेंसी का इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट जो है उसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं कि प्रत्येक तत्व जो होता है वो उसकी जो संयोजकता होती है उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। वैलेंसी के बारे में हम पहले बताया चुका था, वैलेंसी 5, 6, 7 और 8 कि वैलेंसी अगर तत्वों के आउटर सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी वैलेंसी वही होती है जो उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि संख्या 3 से ऊपर होती है तो उसे n-8 या 8-n में से घटा करके प्राप्त कर लेते हैं, और n जो है वो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इस प्रकार से हम किसी भी तत्व की वैलेंसी निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए 4 तत्व की अगर हम वैलेंसी निकालते हैं तो 8 में से 4 कम करके 4 वैलेंसी, 8 में से 5 करके 3 वैलेंसी, और 8 में से 6 कम करके 2, 8 में से 7 और 1, और 8 में से 8 कम करके 0 वैलेंसी। इसका मतलब है कि जिन तत्वों के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है उनकी संयोजकता जो होती है वो 0 होती है। अब ये जो इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस में बिल्कुल स्पष्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्पष्ट है कि हीलियम के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब उनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं स्थायी होती हैं। और स्थायी होने का मतलब वो किसी के साथ रासायनिक संयोग नहीं करते। तो तत्व जो होता है जो रासायनिक संयोग करता है वो 3 प्रकार से तत्व रासायनिक संयोग करते हैं। उसमें पहली होती है कि किसी भी यौगिक में जो तत्व उपस्थित हैं उनके परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके, यानी कि पहला कर सकते हैं हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट। दूसरा आता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि पहला पॉइंट्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी परमाणु, किसी भी यौगिक में जो परमाणु होते हैं उनमें अगर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन इलेक्ट्रोवैलेंट या इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो किसी भी तत्व के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन त्याग किए जा रहे हैं या किसी तत्व के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। इसी प्रकार से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग का मतलब कि एक तत्व दूसरे तत्व से अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के समान स्थायी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है वो कहलाती है कोवैलेंसी। इसको कहते हैं कोवैलेंसी। अब बात आती है हमारे पास केमिकल बॉन्ड की। केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? केमिकल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड को हिंदी में रासायनिक आबंध कहते हैं। रासायनिक आबंध का मतलब यह है, अगर आप किसी भी चीज को बांधते हैं तो बांधने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स
हमें लगाना पड़ता है। मान लीजिए किसी भी पोल पे अगर हम रस्सी बांधें तो उसमें कोई ना कोई फोर्स हमें लगाना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर कोई भी कंपाउंड है और उस कंपाउंड के अंदर जो परमाणु हैं वो किसी न किसी बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं और उस बल का नाम होता है रासायनिक बंध। डेफिनेशन अगर हम देखें तो किसी यौगिक या अणु में उपस्थित परमाणु जिन बलों के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं या एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उन बलों को हम रासायनिक आबंध कहते हैं। अब रासायनिक आबंध को देखें तो रासायनिक आबंध 3 प्रकार के रासायनिक आबंध होते हैं। नंबर फर्स्ट होते हैं इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड। दूसरे होते हैं हमारे पास कोवालेंट बॉन्ड और तीसरे हमारे पास होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इनको वैद्युत संयोजी आबंध, इनको कहते हैं सहसंयोजी आबंध और फिर कहलाते हैं उपसहसंयोजी आबंध। 3 प्रकार के रासायनिक बंध होते हैं। तो सबसे पहले नंबर की हम बात करें इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड मीन वैद्युत संयोजी आबंध। तो वैद्युत संयोजी आबंध में सपोज कीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आपको सोडियम क्लोराइड का। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। NaCl, सोडियम क्लोराइड एक वैद्युत संयोजी यौगिक है। तो ये किस प्रकार से वैद्युत संयोजी यौगिक है? तो इसमें एक सोडियम का एटम है और एक क्लोरीन का एटम। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। सोडियम के आउटर सेल में 281 मीन इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 28 और 7 होता है। अब सोडियम के पास जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है मीन जो पड़ोसी या पास में जो अक्रिय गैस है तो हीलियम होती है, नियोन होती है और आर्गन। ये 2, ये 10 और ये 18। इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसके नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन है? नियोन होती है। इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो इसके नियरेस्ट गैस कौन सी है? आर्गन होती है। कि सोडियम का परमाणु जो होता है वो नियोन के समान स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, जबकि क्लोरीन का परमाणु जो होता है वो आर्गन के समान स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो ऐसा करने के लिए सोडियम का परमाणु अपने आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। सोडियम, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये Cl जिसके आउटर सेल में हम 7 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया और क्लोरीन परमाणु जो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आर्गन की संरचना बनाएगा तो सोडियम परमाणु जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। अर्थात एक सोडियम परमाणु धनायन और क्लोरीन का परमाणु ऋणायन या इससे जो होता है वो NaCl का निर्माण होगा। अर्थात इन दोनों में यानी दोनों परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का। 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम परमाणु के द्वारा त्याग किया जा रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन Cl परमाणु के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके सोडियम परमाणु Na धनायन मीन सोडियम कैटायन में चेंज हो गया और क्लोरीन परमाणु क्लोराइड आयन में चेंज हो जाता है और इन दोनों के बीच में यानी प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो जो वैद्युत संयोजी जो आबंध होते हैं, वैद्युत संयोजी आबंध में परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से या स्थानांतरण से या ट्रांसफर से जो बंध बनते हैं उनको वैद्युत संयोजी आबंध कहते हैं। तो अब वैद्युत संयोजी आबंध इसके इसी टाइप में एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास
कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2 और Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 7। कैल्शियम के निकटतम इनर्ट गैस का नाम आर्गन और Cl के निकटतम गैस का नाम भी आर्गन, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 17, इससे ऊपर नियोन है, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 10 होता है, इससे नीचे क्रिप्टन होती है जिसका परमाणु क्रमांक 36 होता है। तो 20 और 17 के नियट जो पास वाली इनर्ट गैस है उसका नाम है आर्गन। तो कैल्शियम का परमाणु जो होता है वो भी आर्गन की स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा और क्लोरीन का परमाणु भी एक आर्गन के समान स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। तो कैल्शियम के आउटर सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरीके से डॉट के माध्यम से हमने सिखा दिया। और इस फार्मूले में Cl के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु, 2 परमाणु हैं। इनके Cl के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है जिनको हमने क्रॉस के साइन से शो कर दिया। ये अब Cl परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन परमाणु को, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन परमाणु को। इसका मतलब है कि कैल्शियम परमाणु अपने अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है? 2, जिसकी वजह से इस पर 2 इकाई प्लस का चार्ज आता है। मगर क्लोरीन का एक परमाणु केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही रिसीव करता है, मगर परमाणुओं की संख्या इसमें कितनी है? 2 होने की वजह से ये इसका फार्मूला है, या इसको हम लिख सकते हैं CaCl2। यदि इसको हम इस तरीके से डिनोट करें Ca+2 और 2Cl-, तो ये अशुद्ध होगा, ये जो है गलत है। इसको दर्शाने के लिए Ca+2 और Cl- का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम के परमाणु ने 1 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन परमाणु को और एक दूसरे परमाणु को, और ये बॉन्ड को मुड़े हुए तीर के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, मुड़े हुए तीर से, यानी अर्थात जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसकी तरफ तीर की पूंछ रहेगी, अर्थात तीर का पिछला सिरा रहेगा, और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा उस तरफ तीर का जो है सिर रहेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो Cl परमाणु के पास आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और क्लोरीन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इनके बाहर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो दोनों की स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना बन जाती है। तो इसका अर्थ है कि कैल्शियम क्लोराइड भी एक वैद्युत संयोजी यौगिक है। अब वैद्युत संयोजी यौगिक बनते कैसे हैं, उनके लिए क्या कंडीशन चाहिए? तो वैद्युत संयोजी यौगिक बनने के लिए हमारे पास जो कंडीशन है, कब बनते हैं? जब कोई भी मेटल नॉन मेटल से कंबाइन करती है, यानी अर्थात धातु एक धातु आधातु के साथ संयोग करेगी तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होगा। मेटल का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, मेटल जो होती हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती हैं। दूसरा, अब मेटल क्या होती हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब विद्युत धनी, या कोई भी धन विद्युतीय तत्व किसी भी ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग करेगा तो उसके बीच में जो होता है हमेशा वैद्युत संयोजी आबंध का निर्माण होगा। और तीसरा, यदि दो तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या 1.5 से हाई होगा, यानी इनसे अगर ऊंचा होगा, तो उन तत्वों के बीच भी वैद्युत संयोजी आबंध का निर्माण होता है। तो 3 कंडीशन कहां पर वैद्युत संयोजी आबंध का निर्माण होता है। नंबर फर्स्ट, जब कोई मेटल किसी नॉन मेटल जब कोई धातु अधातु से संयोग करेगी तब वैद्युत संयोजी आबंध बनेगा। या दूसरा पॉइंट, जब कोई धन विद्युतीय तत्व किसी ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग करेगा तब भी वैद्युत संयोजी आबंध का निर्माण होता है। और तीसरा होता है, यदि दो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताओं में 1.5 या 1.7 से अधिक का अंतर होता है तो भी वैद्युत संयोजी आबंध बनता है। अब वैद्युत संयोजी जो आबंध होते हैं उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, तो उसमें हम पहले आपसे बात करते हैं कैरेक्टर्स क्या करें।
कैरेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। वैद्य संयोजी आवन के कैरेक्टर्स क्या हैं? तो पहला कि जितने भी वैद्य संयोजी जो कंपाउंड्स होते हैं, अब वैद्य संयोजी आबंध जिन यौगिकों में वैद्य संयोजी यानी जिनमें भी वैद्य संयोजी आबंध होगा वो वैद्य संयोजी यौगिक कहलाएंगे। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनमें पहला कैरेक्टर आता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड। जितने भी वैद्य संयोजी यौगिक होते हैं वो सब क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस का मतलब है कि उनके जो अपोजिट चार्ज होते हैं, अर्थात जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव होता है, उसके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होता है या प्रबल वैद्युत आकर्षण बल लगा होता है, जिसके कारण ये ठोस होते हैं। दूसरा, इसके जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, अर्थात गलनांक और जो क्वथनांक होते हैं, वो भी बहुत हाई होते हैं। हाई होते हैं। क्यों होते हैं हाई? हाई होने का मतलब यह है कि इनके जो विपरीत आवेशित आयन होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस होती हैं, जिनको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मीन विलेयता। तो जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हैं वो सब पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, अर्थात घुलनशील होते हैं, जैसे वाटर। तो जितने भी वैद्य संयोगिक होते हैं वो सब वाटर में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, जैसे नमक देख लीजिए। इसके अलावा कुछ कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सब नहीं, केवल वो ही कोवैलेंट कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट मीन वाटर में सॉल्युबल होंगे जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। उसके बाद वैद्य संयोजी जो यौगिक होते हैं वो ठोस अवस्था में यानी सॉलिड फॉर्म यानी ठोस अवस्था में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसका मतलब? जैसे ठोस सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, अगर सोडियम क्लोराइड है तो इसमें अगर हम करंट का फ्लो करें तो उसमें करंट का फ्लो नहीं होता, परंतु फ्यूज फॉर्म में, गलित अवस्था में, या इनको अगर वाटर में घोल लें तो उसकी जो सॉल्यूशन फॉर्म होती है, यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म अगर हम देखें NaCl एक्वस फॉर्म होगी तो इसमें कैटाइन और एनाइन जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, और कैटाइन एनाइन जब फ्री हो जाते हैं तो जलीय विलयन हो या गलित अवस्था हो तो गलित अवस्था में ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। विद्युत के सुचालक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि धनायन और जो ऋणायन होते हैं उनसे फ्री आयंस बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये विद्युत के सुचालक होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। इसके अलावा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड मतलब उनकी कोई ज्यामिति, कोई डायरेक्शन नहीं होती, और कोई डायरेक्शन नहीं होती, ज्यामिति नहीं होती। इसका मतलब यह है कि उन कंपाउंडों का कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता। कोई भी डेफिनेट स्ट्रक्चर जो होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का नहीं होता है। या हम इसको इस पर भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो आदिशात्मक बंध होते हैं। आदिशात्मक बंध होते हैं, आदिशात्मक बंध होने का मतलब है इसी वजह से इन कंपाउंड की कोई ज्यामिति नहीं होती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी? कोवैलेंट कंपाउंड की। तो कोवैलेंट कंपाउंड की अगर हम कैरेक्टर की बात करें
पहले हम बात करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट बॉन्ड, जिनको हिंदी में कहते हैं सहसंयोजी आबंध। तो सहसंयोजी, जितने भी सहसंयोजी आबंध होते हैं वो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी, बराबर की साझेदारी का मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर एक परमाणु का होगा तो एक इलेक्ट्रॉन भी दूसरे परमाणु का होगा, उसके साथ बराबर की साझेदारी होगी, तो इससे जो होते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। और जिन यौगिकों में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं तो उनको जिन कंपाउंडों में कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं उनको हम कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, तो अर्थात सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो जैसे हम इसका एग्जाम्पल शो करते हैं, सपोज कीजिए H2Cl2, तो H2 में हाइड्रोजन के दो एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन, एक दूसरा हाइड्रोजन के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों यानी एक एक इलेक्ट्रॉन के दोनों की साझेदारी होती है इस तरीके से, और इससे हाइड्रोजन परमाणु के नियरेस्ट इनर्ट गैस का नाम है हीलियम। तो हीलियम की स्थायी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बन जाती है। यह क्लोरीन एटम है, Cl2 मॉलिक्यूल्स। अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल्स में हम देखें तो क्लोरीन के दो एटम्स होते हैं, एक क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 287। अब क्लोरीन के नियरेस्ट इनर्ट गैस का नाम आर्गन होता है, 2 8 और 8। तो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, अर्थात क्लोरीन के दो एटम्स में एक क्लोरीन एटम, दूसरे क्लोरीन एटम, इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, और इसी प्रकार से एक दूसरे क्लोरीन एटम में इसके आउटर सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग हो गई, इसके 8 पूरे हो गए, इस इलेक्ट्रॉन से इसकी शेयरिंग हो गई तो इसके 8। कहने का मतलब यह है कि जो सहसंयोजी आबंध होते हैं, तो सहसंयोजी आबंध जो होते हैं वो किसी भी अणु में परमाणुओं के या किसी भी यौगिक में या अणु में परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से बनता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें, O2 की, तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसके नियरेस्ट गैस का नाम है नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 10, 2 और 8। तो ऑक्सीजन परमाणु के आउटर सेल में हमारे पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन, एक दूसरा ऑक्सीजन एटम जिसके आउटर सेल में हमारे पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से इसकी शेयरिंग हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन से इसकी शेयरिंग हो गई, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई तो सिंगल बॉन्ड बन गया। इसी प्रकार से अगर हम देखें N2 को देखें तो N2 का मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5। इसके नियरेस्ट गैस का नाम नियॉन, 2 और 8। तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक दूसरा नाइट्रोजन एटम, इसके आउटर सेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉनों की इनके बीच में साझेदारी हो जाती है। और 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होने का मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N। अगर परमाणु के मध्य एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी हो रही है तो एकल बंध का निर्माण होगा, अगर परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड से साझेदारी हो रही है तो द्विबंध का निर्माण होगा, अगर परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों की 3 इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी हो रही है तो उससे त्रिबंध का निर्माण होता है। अब कंडीशन आती है कि जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उनके लिए क्या कंडीशन है। तो कोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं, पहली कंडीशन हमारे पास जब नॉन मेटल परस्पर संयुक्त करती हैं। जो नॉन मेटल्स होती हैं, मीन अधातुएं, अगर आप परस्पर संयोग करती हैं तो उनके मध्य सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है। दूसरी बात, ये वाले जो सहसंयोजी आबंध होते हैं, यदि दो तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.5 या 1.7 से कम होता है तो उससे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और यदि दो तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है तो उससे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। नॉन पोलर
कोवैलेंट बॉन्ड। अगर डिफरेंस 1.5 या 1.7 से कम का है दो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताओं में, तो डिफरेंस तो बॉन्ड का नेचर होगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और डिफरेंस यदि 0 है तो उसके बीच में बॉन्ड की नेचर होगी नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अर्थात सहसंयोजी आपन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब इनके कैरेक्टर्स की बात आती है कि इनके क्या लक्षण होते हैं। तो कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं, सबसे पहली कंडीशन में ये ठोस अवस्था में, सामान्य ताप पर द्रव और गैस अवस्था में होते हैं, मगर ठोस अवस्था में भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स और जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो लो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। अतः इनके बीच में, इनके जो परमाणु होते हैं उनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, जिसके तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसी कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी, तो जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो सब जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल मतलब अघुलनशील होते हैं। परंतु नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जैसे हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, और जैसे C6 और H6 है, और भी हैं। तो इनमें जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो सब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं, परंतु पोलर सॉल्वेंट में जो होते हैं वो सॉल्युबल। वो ही केवल कोवैलेंट कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे जो वाटर या पोलर सॉल्वेंट के साथ मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेंगे। कोवैलेंट कंपाउंड्स, जितने भी जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उनके बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। डायरेक्शनल मतलब उनकी कोई ना कोई दिशा होती है। जब दिशा होती है तो उससे कंपाउंड की कोई ना कोई ज्योमेट्री होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो लीनियर होता है, मीन रेखीय होता है। या जैसे C2H2 एसिटिलीन, तो एसिटिलीन का मॉलिक्यूल जो होता है ये भी रेखीय होता है। या जैसे CH4 मेथेन, तो मेथेन के जो कंपाउंड्स होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, मीन समचतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। इसी प्रकार से NH3 के जो मॉलिक्यूल्स होता है वो पैरामेडिकल होता है, यानी इसकी जो शेप होती है पैरामेडिकल शेप होती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड होते हैं, जिनको हिंदी में हम उपसहसंयोजी आबंध कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिन कंपाउंडों में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे वो कहलाएंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। कैसे? एग्जाम्पल में देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल है NH3 और BF3, NH3 और BF3। NH3 में नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, 2, 3, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 2 और 7। नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स, 1, 2 और 3 हाइड्रोजन, जिनके आउटर सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन।
इसी प्रकार से बोरोन के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन और उसके साथ फ्लोरीन के 3 एटम्स, ये फ्लोरीन के 3 एटम। फ्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से क्रॉस से हमने 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिए गए। अब एक इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन ने शेयरिंग कर ली, एक से इसकी शेयरिंग हो गई और इससे, तो हाइड्रोजन के नियरेस्ट इनर्ट गैस का नाम है हीलियम। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, अर्थात हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके नाइट्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके हीलियम की संरचना बना रही है। नाइट्रोजन के नियरेस्ट गैस का नाम है नियॉन, इसका नंबर 10, इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, अर्थात नाइट्रोजन जो है वो नियॉन के समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके, हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके एक अपने ऑक्टेट को पूरा कर रही है। ऑक्टेट का मतलब 5 अपने पर्सनल इलेक्ट्रॉन थे, एक हाइड्रोजन से इधर जुड़ा, एक इधर और एक इधर, तो 3 प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो गई। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर नाइट्रोजन एटम के पास बॉन्ड बनाने से बच गया, तो इसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोरॉन एटम नंबर 3, एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ली। इसी प्रकार से फ्लोरीन के एक एटम से साझेदारी कर ली। तो फ्लोरीन परमाणु बोरॉन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को नियॉन के समान ऑक्टेट कंप्लीट कर रही है। ये भी इसका 10, 2, 8, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग हो गई। और बोरॉन जो होता है वो इसके आउटर सेल में, इसके जो आउटर सेल है इस टाइम टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन से इसकी शेयरिंग हुई, एक इलेक्ट्रॉन से इसकी, अर्थात बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 3 फ्लोरीन एटम से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, परंतु इस बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी कि बॉन्ड अपना ऑक्टेट करने के बाद जो है एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके पास मौजूद है जिसकी बॉन्ड बनाने में साझेदारी नहीं हुई। तो ये नाइट्रोजन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोरॉन परमाणु को ट्रांसफर कर दी जाए। इस प्रकार से यदि हम देखें तो नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी और बोरॉन एटम ने भी फ्लोरीन के 3 एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी और इनके बीच में जो होते हैं वो एकल बॉन्ड बन गए। परंतु नाइट्रोजन ने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बोरॉन परमाणु को दे दिया। तो ये नाइट्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन को जब देता है तो ये वाला जो बॉन्ड है ये कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के सहसंयोजी आबंध होते हैं जिनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो साझे का इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी भी एक एटम के द्वारा डोनेट किया जाता है, यानी एक एटम उसे डोनेट करता है और दूसरा एटम उसे जो है रिसीव करता है। जो एटम डोनेट करता है उसे डोनर एटम कहते हैं और जो रिसीव करता है उसको ग्राही परमाणु कहते हैं, यानी उसको रिसीवर एटम कहते हैं। और ये जो बॉन्ड्स होता है इसकी जो डायरेक्शन, यानी इसको एक सीधे तीर से दर्शाते हैं और तीर का जो टेल होती है वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन दिखाती है और टेल का जो हेड होता है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दिखाता है। तो या इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये अगर हम देखें तो ये वाला जो नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम के पास बॉन्ड बनाने के बाद, यानी कि अमोनिया की संरचना में अगर हम देखते हैं तो बॉन्ड बनाने के बाद नाइट्रोजन पर मिनिमम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है। एक इलेक्ट्रॉन जब शेष रह जाता है तो ये जो एटम है ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कहलाता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। परिभाषा अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, यानी ऐसी स्पीसीज या बेपरमाणु समूह या आयंस जो कम से कम जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, यानी कि केंद्रीय परमाणु पर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और वो उस इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर सकते हैं, वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। और जिनके केंद्रीय परमाणु पर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है
तो वो एक इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हैं और उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। तो इस प्रकार से जितने भी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं इनको हम लुईस बेस कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं वो सब लुईस एसिड कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही लुईस एसिड और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो होते हैं वो लुईस बेस कहलाते हैं। तो बच्चों, आज हमने देखा, हमने केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंसी का इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्या होता है इस पर, और तीनों प्रकार के जो बॉन्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके ऊपर चर्चा करी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बाकी आगे बात करेंगे।